हेलो बेटा, वेलकम टू M12। आज हम पार्ट वन आपका क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, परमाणु एवं अणु। और ये पार्ट वन है। आई होप पहले वाले जो चैप्टर्स ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण है, वो आपको समझ में आ गया होगा। उसी को कंटिन्यू करते हुए मिड टर्म स्टार्ट करते हैं, मिड टर्म 2। तो परमाणु अणु के बारे में आप जानते हैं पहले से कि भाई जो हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं, ठीक है, जो पदार्थ होते हैं वो तीन ही तरह हमने देखा है: सॉलिड, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। अब उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि भाई वो कौन से उसमें परमाणु होते हैं, कौन से अणु होते हैं, और या हमारे जो वैज्ञानिक या पुराने उन्होंने क्या क्या अपने विचार रखे। तो सबसे पहले भारतीय दार्शनिक थे हमारे महर्षि कनाड ने बताया कि भाई हम द्रव को, पदार्थ को, जो भी होते हैं, विभाजित करते जाएं तो हम छोटे छोटे कण में प्राप्त हो जाएंगे, हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे। एक सीमा आएगी जब कण पुनः विभाजित नहीं होगा। देखो जी, अगर हम देखो, आप ये भी आपको पता ही है, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो कुछ अलग नहीं है, ये आपको पता ही है पहले से। और अगर एक बार हल्का सा ध्यान देंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा कि भाई हम छोटे छोटे कण जो होते हैं, हाँ, तो समझ में आ गया होगा आपको कि भाई वो कण पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। और उस सूक्ष्म सूक्ष्मतम कण को उन्होंने क्या बोला? परमाणु का। भाई ठीक है, आपको परमाणु नहीं पता तो देखो आज पता चल जाएगा, चल गया होगा आपको कि छोटा से छोटा अणु जो डिवाइड नहीं हो रहा फर्दर, जो डिवाइड नहीं हो पा रहा फर्दर, उसी को हमने क्या बोला कि वो परमाणु है। ठीक है। फिर भारतीय दार्शनिक आए पकुधा कात्यायन। इन्होंने कहा भी मत को थोड़ा विस्तृत एलोबरेट किया, उन्होंने अच्छे समझाया कि भाई ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, जुड़े हुए होते हैं किसी से, संयुक्त मतलब जुड़े हुए होते हैं किसी से, और जो हमें द्रवों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। जो हमें आसपास, हम अपने आसपास यौगिक देखते हैं, अलग अलग पानी देते हैं, अमोनिया गैस देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वो इन्हीं से मिलकर बनी होती है आपस में। फिर ग्रीक दार्शनिक आए आपके डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपियस ने सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि भाई द्रव को विभाजित करते जाए तो हमें ऐसी स्थिति आएगी, ये कण पुनः विभाजित नहीं होगा। सबसे पहले वाला पॉइंट वही यहीं पर आ गए हैं हम। उन्होंने इस अविभाज्य कण को परमाणु कहा। जो डिवाइड नहीं हो रहा उसे बोला परमाणु। उसका मतलब ही क्या होता है? अविभाज्य, जो विभाजित नहीं होगा। उसके बाद आपका वैज्ञानिक आंतवा एल लवोजियर आए। उन्होंने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया, जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। मतलब क्या है कि रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया, मतलब जो उन्होंने दो महत्वपूर्ण नियम दिए, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हमारे जो हमारा रसायन विज्ञान है उसको बहुत ज़्यादा बेस प्रदान किया। कैसे किया देख लेते हैं अभी। तो रासायनिक विश्लेषण के नियम उन्होंने दो दिए। भाई जो भी जो यौगिक बनेंगे या जो तत्व आपस में मिलेंगे, जुड़ेंगे, संयोजन करेंगे, उनके कुछ नियम दिए उन्होंने, जो लवोजियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्य के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित दो नियमों को प्रतिपादित किया। भाई उन्होंने भी, मतलब क्या होता है कि जब कोई नियम दिया जाता है, लॉ दिया जाता है, तो उसको टेस्ट भी किया जाता है कि भाई वो सही है या नहीं। तो लवोजियर और जोसेफ ने यही काम किया कि भाई बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, प्रैक्टिकल कार्य किया, प्रयोग किए, तब जाके उनको दो नियमों को प्रतिपादित किया। अब वो क्या नियम थे? पहले नियम पे आते हैं हम। तो पहला नियम ये था उनका कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण मतलब बचा रहेगा, इस तरह संरक्षण का मतलब ये होता है कंजर्व करना। तो नियम बोलता क्या है? इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है, न किया जा सकता है, और ना ही विनाश। मतलब ना ही आप, जो आपको द्रव्यमान दे दिया, जो भी आपने द्रव्यमान लिया है, जैसे पदार्थ जो लिए हैं आपस में, उनका आप ना ही ज़्यादा बढ़ा सकते हो, ना ही उनको खत्म कर सकते हो। कैसे? उदाहरण के साथ आपको अच्छे समझ में आएगा कि एक अम्ल में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है एवं 6 ग्राम एथेनोइक अम्ल अभिकृत होते हैं। अभिकृत मतलब आपस में विक्रय करते हैं। उसमें क्या बनता है? 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है आपकी, और 8.2 ग्राम सोडियम एथेनोएट बनता है, और एवं 0.9 ग्राम जल बनता है, उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाए गए परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है, ये हमें दिखाना है। तो सोडियम कार्बोनेट कितना है? देखो आपको दिख रहा है 5 ये आपका 5.3 ग्राम है। एथेनोइक अम्ल आपको दिया है 6 ग्राम। अच्छा, इनको क्या बोलते हैं? और इसके बाद इनको क्या बोलते हैं? तो ये ध्यान रखना, इनको बोलते हैं अभिकारक। इनको बोलते हैं अभिकारक, जो अभिक्रिया करेंगे, और ये आपका हो जाता है उत्पाद जो बना है आपका। ठीक है। ये बन गया आपको 5.3 ग्राम, ये बना 6.3, ये 6.3 ग्राम बना नहीं, मतलब सॉरी, आपने इनको लिया था स्टार्टिंग में 6 ग्राम। ये आपका बना है 8.2 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड बनी है 2.2 ग्राम, और ये बन चला आपका 0.9 ग्राम। अब लॉ ऑफ, जो आपका नियम है, हमारा जो नियम है द्रव्यमान संरक्षण नियम, क्या बोलता है? वो यही बोलता है कि भाई ये जोड़ोगे तो ये और ये जोड़ोगे तीनों को तो ये बराबर आना चाहिए। तो देख लेते हैं एक बार हम। 5.3 ग्राम। आप सबसे बात, पॉइंट दिख नहीं रहा आपको? जिसमें पॉइंट नहीं होता है वहाँ सबसे लास्ट पॉइंट लगा देते हैं, और पॉइंट के नीचे पॉइंटर को रखते हैं हम, ध्यान रखना।
अगर किसी को नहीं आती है एडिशन तो 3 का 3 आ जाएगा, पॉइंट नीचे पॉइंट आ जाएगा, 6 और 5 11 आ जाएगा, 11.3 ग्राम आपका ये आ गया। अब आपके अंदर देखो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ईजी है, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट आपको ऐड करना है। 9 4 13, 9 4 13 और 4 नहीं, 9 4 13 हो गया पॉइंट हासिल, आपने हासिल दिया 8 10 और 1 11, 11.3। तो ये आपको समझ में आ गया कि भाई लॉ ऑफ द्रव्यमान का नियम हमने प्रूफ कर दिया कि भाई जितना आपने 11.3 ग्राम लिया था उतना ही आपको 11.3 यहाँ पे मिलके बना है। तो इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि वो गायब नहीं हुआ कहीं पे और आपने इसको बढ़ाया भी नहीं, बढ़ेगा भी नहीं। जब तक आप इसको नहीं बढ़ाओगे ये भी नहीं बढ़ेगा, और अगर ये घटाओगे तो ये भी घट जाएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको द्रव्यमान को ही बराबर करना है दोनों तरफ। ठीक है, फिर अगला नियम जो है उस पर आते हैं हम, तो वो है आपका स्थिर अनुपात का नियम, और उसको हम निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ज़रा बात करते हैं इस बारे में। अब भाई वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला, उन्होंने देखा, साइंटिस्ट ने हमारे, जो भी कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है, अगर कोई भी यौगिक है आपका, वाटर जल है, अमोनिया है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जो भी है 2 से अधिक से निर्मित होगा, बनेगा, तो उनमें यौगिकों में क्या होगा, तत्वों का अनुपात क्या होगा, स्थिर होता है। ठीक है, फिक्स होगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, तो वो बदलता नहीं है, चाहे वो यौगिक आपने कहीं से भी लिया हो, कहीं से प्राप्त किया हो, किसी ने भी बनाया हो, उसमें हमेशा तत्व, जो यौगिक के अंदर तत्व होंगे वो हमेशा स्थिर होंगे। ठीक है, अब प्रोस्ट ने क्या बोला उसके बारे में, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। ध्यान रखना, सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात, उनका द्रव्यमान, जो द्रव्यमान होता है उनका अनुपात समान रहेगा, चाहे वो कहीं से भी आपने लिया हो। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा इनके ऊपर, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कि वो कैसे कैसे प्रूफ होता है, कैसे उसको हम बता सकते हैं। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। भाई आप जल कहीं से ले लो, आप नहर, समुद्र, कहीं से पानी ले लोगे, तो अगर उसके अंदर H2O, आपका जो H2O के अंदर जो हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन का अनुपात है वो 1:8 ही रहेगा। अभी आया कैसे 1:8, वो देख लेते हैं। देखो हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो 1 होता है, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन का होता है द्रव्यमान 16, परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, 2 और 16, जब आप काटोगे इसे 2 × 2 2 8 16, तो अनुपात आ गया आपका 1:8। तो आप पानी कहीं से ले लो, आप जल कहीं से ले लो, अमेरिका कहीं से भी ले लो, अफ्रीका कहीं से भी ले लो, आपका अनुपात 1:8 ही मिलना है जल के अंदर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। ठीक है, थोड़ा सा और इसको एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसी प्रकार अमोनिया है जो, उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 होता है। ठीक है, चाहे अमोनिया कहीं भी आपने बनाई हो, कहीं से भी आपने ली हो, जैसे मान लीजिए फिर अगेन वही NH3 है आपके पास, और नाइट्रोजन का जो होता है परमाणु द्रव्यमान वो 14 होता है, और हाइड्रोजन का होता है 1। अभी आपको बताया मैंने, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन आपके पास 3 है, जो हाइड्रोजन है आपके पास कितने हैं, 3 है, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 14:3 1 जा 3, आपके पास अनुपात क्या आ गया, 14:3। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई जो भी आपने ले लिया, जैसे मान लो, अब एक उदाहरण और दे देता हूँ मैं आपको, CO2। ठीक है, कार्बन का होता है 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16, और 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये ध्यान, ये भूलना नहीं है आपको। 16 दूनी 32, जब आप इसे काटोगे तो 2 6, देखो 2 से नहीं आता तो आप 4 से कर सकते हैं, 4 3 जा, क्योंकि 4 के टेबल में दोनों आते हैं, 4 के पहाड़े दोनों आते हैं, 4 3 4 3 12 और 4 8 32, 3:8। तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 3:8 ही रहेगा, चाहे आप कहीं से भी और कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, अनुपात 3:8 ही रहना है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अनुपात का मतलब क्या कह रहा है। ठीक है, उसके बाद एक हमारे जॉन डाल्टन, आपने सुना होगा, डाल्टन बहुत सुना होगा आपने, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा देख लेते हैं। जो अंग्रेज हमारे केमिस्ट थे, रसायन थे, जॉन डाल्टन, उन्होंने द्रव्य की विभाज्यता का विचार प्रदान किया। भाई द्रव्य विभाजित होते रहते हैं। ठीक है, अब जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना गया था, फिलोसफी मानते थे कि भाई ठीक है, होता होगा ऐसा। ग्रीक दार्शनिकों ने द्रव्य द्वारा सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु का नाम दिया था, ग्रीक परमाणु दिया था, पीछे पढ़ा था हमने। डाल्टन ने भी उसका नाम परमाणु दे दिया। ठीक है भाई, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। भाई अगर परमाणु की परिभाषा पूछी जाए तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि भाई परमाणु क्या होता है, कोई भी द्रव, चाहे कोई भी तत्व, यौगिक मिश्रण जो भी हो, सूक्ष्म कणों से बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। अब उनके सिद्धांत क्या है, सिद्धांत आपके पेपर में 1 2 पूछ ले जाते हैं, तो सिद्धांत देख लेते हैं पहले।
सभी द्रव परमाणुओं से निर्मित होते हैं। जो भी आपके द्रव हैं वो किससे बने होंगे? आपके परमाणु से मिलके बने होंगे। परमाणु जो होता है अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं, ना ही उनका विनाश होता है। मतलब जो परमाणु आपके बहुत ऐसे कण हैं जो अविभाज्य हैं, विभाजित नहीं होंगे, और रासायनिक अभिक्रिया में ना ही वो बनते हैं, ना ही उनका विनाश होता है। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। अगर एक ही तरह का तत्व है, चाहे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन कहीं से ले लिया आपने, तो दोनों का द्रव्यमान भी सेम समान होगा और उनके गुणधर्म भी सेम होंगे, ठीक है। लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। अगर आपने हाइड्रोजन ले लिया, एक ऑक्सीजन ले लिया, तो दोनों को क्या होगा? इनका द्रव्यमान भी अलग है और इनकी अभिक्रिया भी और रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। भिन्न भिन्न, हाँ, उसके बाद क्या है आपका, चाहे हाइड्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन हो, दोनों का द्रव्यमान अलग अलग होता है, तो इनके गुणधर्म भी अलग अलग हो जाएंगे। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी छोटी पूर्ण संख्या के अनुपातों से हम करके यौगिक निर्मित करते हैं। मतलब कहने मतलब यौगिक आपका पूर्ण संख्या, मतलब कभी भी जैसे हाइड्रोजन है और आपका ऑक्सीजन है, तो ये आधा आधा ऐसे नहीं होता कि भाई आधे आधे आपस में अभिक्रिया करें, ये पूरा करते हैं। मतलब इनकी जो संख्या आती है नीचे, उनके संख्या हमेशा पूर्ण होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे H2 लिखा है आपने, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आधा हाइड्रोजन और आपका 1 ऑक्सीजन हो, ऐसे नहीं होगा इनका, है ना। फ्रैक्शन नहीं होता, पूर्ण संख्या होती है। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। सापेक्ष संख्या और उनका प्रकार निश्चित होगा, मैंने आपको बता दिया। ये भी जो थे हमने 1:8, ये आप जो संख्या इनका सेम रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये डोल्टन के 2-3 नियम देख लीजिएगा आप, ये पेपर में 1-2 नंबर के पूछ ले जाते हैं, ठीक है। और मेन आपको इसके अंदर यही है कि भाई आपको परमाणु के बारे में बताया गया है कि परमाणु होता क्या बेसिकली, और आपको 2 सिद्धांत के बारे में बताया गया, वो भी आपको अच्छे से देखने हैं। थैंक्स।